ये तो वकार है ना, ये बच्ची वही है जिसकी माँ की वजह से इसने अलीज़े को छोड़कर वापस जाना चुना था। अलीज़े के पास खड़ी एक औरत ने वकार को बच्चों के साथ मगन देखते हुए कहा, हाँ वही है। तौबा है, कैसे अब इसी बच्ची को लेकर वापस आ गया, बेचारी अलीज़े। दूसरी औरत ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। अलीज़े की आंखों में नमी तैरी, वो नम आंखें लिए पलट गई। मिशेल को रस्म करने के लिए स्टेज पर लाया गया। सभी बारी बारी जाके रस्म अदा कर रहे थे। उस्मान, अभी हमें भी रस्म अदा करनी चाहिए, चलें? रामीन अपना शरारा संभालती उस्मान के पास आई और माज और ऑफिस के लोगों के साथ जो खड़ा बातें कर रहा था। रामीन की आमद पर उसने खौफ से उसे देखा। एक्सक्यूज़ मी, वो बाकी सबसे एक्सक्यूज़ करता रामीन की कलाई ज़ोर से पकड़ते उसे एक तरफ ले गया। आह, क्या कर रहे हैं, छोड़ें, दर्द हो रहा है मुझे। उस्मान ने काफ़ी ज़ोर से उसका बाजू दबाया हुआ था। रामीन उसे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें कितनी बार मना किया है, जब मैं ऑफिस के लोगों के साथ हूँ तो उस वक्त वहाँ मत आया करो, तुम्हें समझ नहीं आती? अजीब बेवकूफ़ औरत है ये, अजीब बेवकूफ़ बीवी मिली है मुझे। उस्मान उसका बाजू एक झटके से छोड़ते हुए बोला। उसके हाथ में पहनी कई पीली चूड़ियाँ टूटकर ज़मीन पर बिखरी थीं। एक दो टुकड़े उसकी कलाई में भी चुभे। सॉरी, आइंदा नहीं करूँगी। अगर आपका दिल मिशेल को वकार की बहन समझकर रस्म अदा करने से रोकता है तो मत करें, रामीन नम लहजे में बोली और दूसरे हाथ से अपनी कलाई मसली। मेरे सामने ना ये फजूल की बकवास बोलने की ज़रूरत नहीं है, रस्म करनी है ना, चलो। उस्मान उसकी जख्मी कलाई पकड़े स्टेज की तरफ बढ़ा। जाते हुए रामीन की नज़र वकार पर पड़ी, जो खामोश सा काफ़ी देर से उन दोनों को देख रहा था। उस्मान की बदतमीज़ी उसने देखी थी। रामीन ने चेहरा मोड़ लिया। दोनों स्टेज पर बैठे रस्म अदा करने लगे। रामीन ने ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर रस्म अदा की। अलीज़े, चलो रस्म अदा करो। शगुफ्ता बेगम ने एक तरफ चुप खड़ी अलीज़े को कहा। वो हाँ, मैं सर हिलाती वो आगे बढ़ी। शगुफ्ता, बुरा मत मानना, पर मुझे लगता है अलीज़े को ये रस्म नहीं करनी चाहिए। थोड़े दिन भी इसकी शादी चल नहीं पाई, शोहर दूसरी औरत के लिए छोड़कर चला गया, शादी टूटने की तरफ आ चुकी है। ऐसी बच्चियों को दुल्हनों से दूर ही रखना चाहिए। शगुफ्ता बेगम की ही रिश्तेदार थी जो ये सब बोल रही थी। स्टेज पर खड़े और बैठे सभी एकदम खामोश हो गए। ऐसी बातें अलीज़े के लिए नई नहीं थी। वो और भी काफ़ी शादियों पर ये सब सुन चुकी थी अपने बारे में, इसीलिए वो रस्म करने नहीं जाती थी। उस्मान गुस्से से स्टेज से नीचे उतरा। वो उनको कोई सख्त जवाब देने ही वाला था जब वकार अलीज़े के करीब आया और उसका हाथ अपने हाथ में लिया। अलीज़े ने गुस्से से उसकी जानिब देखा। उस वक्त वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। मेरी और अलीज़े की शादी चलेगी या टूट जाएगी, कितने दिन चलेगी, मुझे नहीं लगता इस सब में आपको कोई इंटरेस्ट होना चाहिए। जो भी हुआ उसमें गलती सिर्फ मेरी थी। मैंने ही हीरे को पहचानने में गलती कर दी, जिसका अजाला आज तक भुगत रहा हूँ। और ये शगुन अपशगुन वाली बातें आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। माफ़ कीजिएगा, मगर जाहिल लोग ही ऐसी बातें करते हैं। चलो अलीज़े, रस्म करनी है हमने। वकार बहुत ही तहम्मुल से यह सब बोला और अलीज़े को लेकर स्टेज पर आया। मिशेल के एक तरफ अलीज़े को बिठाया और खुद दूसरी तरफ बैठा। उसने जो भी बोला और अलीज़े के साथ वहां बैठना बहुत से लोगों के मुंह बंद करवा गया। दोनों ने रस्म अदा की। मिशेल थोड़ी सी इमोशनल हो गई। दूर खड़े अशरफ साहब और आगा जान उसकी बात सुनकर मुस्कुराए थे। अरे, इसमें रोने वाली क्या बात है, मत रो, मेकअप खराब हो जाएगा पगली। वकार ने उसे अपने हिसार में लेते मजाक करते चुप करवाने की कोशिश की थी। वकार भाई, चलो आपकी फैमिली फोटो हो जाए। वो दोनों स्टेज से नीचे उतरे तो शहीर हाथ में कैमरा पकड़े खड़ा था। फोटो असल वाली फैमिली की होती है, टूटी फूटी फैमिली की नहीं, अलीज़े सख्त लहजे में कहते हुए पलट कर अंदर चली गई। आह, वकार भाई, लगे रहो, वैसे भी लड़कियां टेढ़ी ही होती हैं, मशरिक की बात करो तो मगरिब में चली जाती हैं, उनको मनाना मुश्किल है। शहीर उसके कंधे पर हाथ रखते तसल्ली देते बोला। वकार ने आईब्राव उठाते हुए उसकी तरफ देखा। अच्छा जी, लड़कियों पर तो लगता है पीएचडी की हुई है खैर से तुमने। वकार ने आड़े हाथों लिया उसे। लो भला, मैं तो समझा रहा था, आपने तो बच्चे को ही गलत समझ लिया। चलें, आप अपनी वाइफ को मनाने की हर मुमकिन कोशिश करें। मैं सिंगल हूँ तो सारे कपल्स की फ़ोटो ही बनाकर दिल को तसल्ली दूंगा ना। वो फुल ड्रामाई अंदाज में बोला तो वकार की हंसी छूट गई। यूं ही मेहंदी की रस्म खुश असलूबी से हुई। सभी देर रात तक थके हारे जाकर सो गए थे। हशमत विला में सुबह घर में चहलकदमी शुरू हो गई। नाश्ते के बाद सभी अपने अपने कामों में लग गए। मिशेल अरूज के साथ पार्लर चली गई और रामीन और अलीज़े ने घर में ही तैयार होने का फैसला किया, क्योंकि बच्चों को भी तैयार करना था। आबदा बेगम फ़ायज़ा बेगम के साथ मिलकर मिठाइयाँ और गिफ्ट्स देख रही थी।
अलीज़े आप प्लीज़ इसको पकड़ें, बार बार बाहर आ रहा है, 2 दफ़ा गिर भी चुका है। बाहर वर्कर्स मेहंदी का सेटअप उतार रहे हैं और ये उनको डिस्टर्ब कर रहा है। अलीज़े अभी घर के कपड़ों में मलबूस थी और आयान को ही ढूंढ रही थी जब अहमद उसे उठाए अंदर आया। अलीज़े उसे पकड़कर अंदर ले गई। डैड, सभी तैयार हो रहे हैं। अरूज फूफो, मिशेल फूफो के साथ पार्लर चली गई। मुझे कौन तैयार करेगा? ज़ैनब ब्लू कलर की खूबसूरत फ्रॉक पहने अपने मेकअप की किट हाथ में उठाए वकार के पास आई, जो कि मोबाइल पर फ्लैट के बारे में बात कर रहा था। मैं करता हूँ, वकार ने ज़ैनब को कहा और दोबारा कॉल पर लग गया। 5 मिनट बाद कॉल बंद की और ज़ैनब की तरफ पलटा। हाँ जी बोलें, क्या करना है? ज़ैनब को सोफे पर बिठा कर वो बोला। ज़ैनब ने किट आगे की और कहा, मेकअप करना है। प्रिंसेस, आप मेकअप के बगैर ही इतनी प्यारी लग रही हो, बस बालों का हेयर स्टाइल बनवा लो। वकार मेकअप को देखते हुए बोला, क्योंकि उसे बिल्कुल उन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। तो सब कर रहे हैं ना, मुझे भी करना है, ज़ैनब मुंह बिसोरते बोली। वकार ने देखा रामीन उमर को उठाकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी। रामीन आपी, आप ज़ैनब का मेकअप कर दें, मुझे करना ही नहीं आता। वकार ने कहा तो वो रुकी। मैं मसरूफ़ हूँ, फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। वो संजीदगी से बोलकर अपने कमरे में चली गई। ज़ैनब को उसका यूं बोलना बुरा लगा। वकार ने उसका उदास चेहरा नोट कर लिया था। अब क्या करें, चलो खुद ही कुछ कर लेते हैं, वकार ने गहरा सांस लेते हुए कहा और मेकअप किट खोली। अंदर बच्चों वाले मेकअप का पूरा सामान था। ज़ैनब ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने बाल पीछे किए और आंखें बंद की। वकार ने उसकी आंख पर ब्लू कलर की आई शेडो लगाई और काफ़ी डार्क लगा दी, जो बहुत बुरी लग रही थी। वकार, ये क्या कर रहे हो? बच्ची के चेहरे का सत्यानाश कर दिया। आबदा बेगम ने दोनों को यूं मगन अंदाज में मेकअप करते देखा तो फौरन उसके पास आई। घर में काफ़ी मेहमान थे जो हंसकर वकार को ये सब करता देख रहे थे। अम्मी, मेकअप कर रहा हूँ, वकार ने शर्मिंदगी से कहा, क्योंकि सच में ज़ैनब का चेहरा काफ़ी बुरा लग रहा था। हद करते हो, बच्ची को भूतनी बना रहे हो। रामीन या लीजे को कह देते, वो दोनों घर ही हैं, आपदा ने उसे डांटते हुए कहा। आपको क्या लगता है वो मानती? आप ही को बोला था। वो जवाब देकर चली गई कि उनके पास फालतू वक्त नहीं है। वकार टिश्यू से अपना हाथ साफ करते हुए बोला, जिस पर अभी भी आई शेडो लगी थी। आपदा बेगम ने नफी में सर हिलाया। ज़ैनब, चलो मेरे साथ, अलीज़े को बोलती हूँ तुम्हें अच्छा सा तैयार कर दे। आबदा बेगम ज़ैनब का हाथ पकड़कर अलीज़े के कमरे में चली गई। वकार ने भी अब तैयार होना ही मुनासिब समझा। अलीज़े, ये देखो, वकार ने उसके चेहरे का क्या हाल कर दिया है, तुम इसको अच्छा सा तैयार कर दो। आबदा बेगम कमरे में दाखिल हुई तो अलीज़े तकरीबन तैयार खड़ी थी। बस ज्वेलरी पहन रही थी, ब्लैक कलर की साड़ी जिसके बॉर्डर पर नफीस सा काम था, उसमें वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। आयान को वो तैयार कर चुकी थी और ब्लू कलर के 3 पीस सूट में था वो। अब बाहर भाग गया था। जी चची, मैं कर देती हूँ, अलीज़े ने कानों में झुमके पहनते हुए कहा और ज़ैनब को ड्रेसिंग टेबल पर बिठाया। मेकअप रिमूवर से वो उसका मेकअप रिमूव करने लगी। आप छोटी हो, ज़्यादा मेकअप स्किन के लिए अच्छा नहीं होता, हल्का सा ही करूँगी, अलीज़े उसका मेकअप रिमूव करते प्यार से बोली तो ज़ैनब ने हाँ में सर हिलाया। अलीज़े ने उसका मेकअप किया और बालों का स्टाइल बनाने लगी। अलीज़े आंटी, आपसे एक बात पूछूं? ज़ैनब ने चेहरा उठाकर अलीज़े को देखते कहा। अलीज़े उसके बालों में आखिरी पिन लगाते हुए सर हाँ में हिला गई और उसे इजाज़त दे गई। आप मेरे डैड की वाइफ हो तो मेरी मॉम हुई? ज़ैनब ने उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया। उसके सवाल पर अलीज़े के हाथ थमे। उसने हैरानगी से उस छोटी सी बच्ची को देखा। वकार सही ही कहता था, वो बहुत गहरी सोच रखती है और बहुत जल्द बातों को समझ भी लेती है। तभी वकार कमरे में दाखिल हुआ। वो भी ज़ैनब का सवाल सुन चुका था। वो ज़ैनब को ही लेने आया था ताकि मैरिज हॉल ले जा सके। अलीज़े ने वकार को देख लिया। ना तो मैं आपके डैड की वाइफ हूँ और ना ही आपकी मॉम। आपकी मॉम कोई और है, मैं नहीं। अलीज़े ने उसको नीचे उतारते सख्त लहजे में कहा। पर शहीद चाचू तो कह रहे थे आप डैड की वाइफ हैं और मेरी मॉम। ज़ैनब ने मुंह बिसोरते कहा, क्योंकि उसे अलीज़े अच्छे लगने लगी थी। सब बकवास कर रहे हैं, मैं ना तो तुम्हारी माँ हूँ और ना ही तुम्हारे बाप की कुछ लगती हूँ, आई समझ? बार बार ये मॉम कहना बंद करो मुझे। अलीज़े पहले ही रात वाले इंसिडेंट को भूल नहीं पा रही थी। वकार का यूं हक जताना उसे गुस्सा दिला रहा था। ऊपर से ज़ैनब का बार बार मॉम कहना उसे मज़ीद गुस्सा दिला गया था। तभी वो उस पर चिल्लाई तो ज़ैनब सहम गई। वकार जल्दी से ज़ैनब के पास आया। ज़ैनू, आप दादो के पास जाओ, वो गिफ्ट्स गाड़ी में रख रही हैं, उनकी मदद करो, जाओ मैं आता हूँ। वकार ने उसे नॉर्मल करने के लिए कहा। ज़ैनब ने गुस्से से अलीज़े को देखा। गंदी आंटी, सच में स्टेप मदर गंदी ही होती हैं, ज़ैनब गुस्से से बोलती बाहर भाग गई। वकार ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अलीज़े की तरफ पलटा। अलीज़े, ये सब क्या था बच्चों के साथ?
बच्चों के साथ ऐसे बात करते हैं क्या? वकार ने उसकी तरफ देखकर सवाल किया, जिसका मूड काफ़ी ख़राब लग रहा था। हाँ, ऐसे ही करते हैं। कोई मसला है तो अपनी बेटी को अपने पास ही रखा करें, बिला वजह मेरे पास भेजने की ज़रूरत नहीं है उसे, वो काफ़ी बदतमीज़ी से बोली। वकार ने गहरा सांस लिया और 2 कदम चलकर उसके पास आया। तुम्हें ज़ैनब से बात नहीं करनी, मत करो। अगर कोई उसके लिए काम बोले उसे वहीं जवाब दे दिया करो। वो बहुत छोटी है, तुम्हारे रवैये को समझ नहीं पाएगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की सोच तुम्हें लेकर ऐसी हो। वो बहुत खुशी से पाकिस्तान सबसे मिलने आई थी, पर यहाँ सभी ने मिलकर मुझे और उसे एहसास दिला दिया है कि अपने अगर गैर बनने पर आई तो दिल को चीर देने वाले जख्म देते हैं। वो संजीदगी से उसे ये सब बोल रहा था। जब बात अपनी बेटी पर आई तो बहुत दुख लगा, और जब किसी और की बेटी को धोखा देकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तब एहसास नहीं हुआ, और अब सालों बाद मुंह उठाकर आ गए वापस। अलीज़े प्लीज़ पिछली सारी गलतियों को माफ़ कर दो। और अलीज़े बोलेगी कि अरे कैसी बातें कर रहे हैं, माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, माफ़ किया। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मिस्टर वकार हाशिम, 1 महीना मांगा है ना, मैं अभी फैसला सुनाती हूँ। मुझे आपके साथ नहीं रहना, बिल्कुल नहीं रहना मुझे आपके साथ। आपकी शक्ल से नफ़रत है मुझे, आपकी शक्ल से, आई समझ? वो चीखते हुए बोल रही थी और आखिर में ऊंचा ऊंचा हंसते हुए ज़मीन पर बैठ गई। वकार वहीं खड़ा अपने सामने उस लड़की को यूं टूटते हुए देख रहा था जो कभी बहुत खुश रहा करती थी। वो घुटनों के बल नीचे बैठा। अलीज़े, वो उसका चेहरा ऊपर करना चाहता था। अलीज़े ने उसका हाथ झटका। मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, और ये बिला वजह मुझ पर हक जताना बंद करें। वो उसकी आंखों में आंखें डाले बोली थी, अभी इस टॉपिक पर बात नहीं होगी। मिशेल की बारात पहुंचने वाली है, अच्छा होगा तुम उसकी भाभी ना सही तो बहन बनकर चली जाओ। देखो, सारा मेकअप भी ख़राब कर लिया, मेरी वजह से मज़ीद खुद को तकलीफ़ मत दो। मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, अब से हक भी नहीं जताऊँगा। बस एक रिक्वेस्ट है, ज़ैनब से दोबारा ऐसे बात मत करना। मेरी बेटी समझ कर नहीं तो एक छोटी 5 साल की बच्ची समझ कर ही उसे ये सब मत कहो। हम इस टॉपिक पर अब बात नहीं करेंगे। मिशेल की बारात पहुंचने वाली है, अच्छा होगा तुम उसकी भाभी ना सही तो बहन बनकर चली जाओ। देखो, सारा मेकअप भी ख़राब कर लिया, मेरी वजह से मज़ीद खुद को तकलीफ़ मत दो। मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, अब से हक भी नहीं जताऊँगा। बस एक रिक्वेस्ट है, ज़ैनब से दोबारा ऐसे बात मत करना। मेरी बेटी समझकर ना सही, एक छोटी 5 साल की बच्ची समझकर ही उसे ये सब मत कहो। आई एम सॉरी। वो बेबसी से बोल रहा था। उसकी तरफ देखे बिना वो उठा और शिकस्ता कदमों से चलता कमरे से बाहर निकल गया। अलीज़े ने बहुत मुश्किल से जाने के लिए खुद को तैयार किया। वो सारा फंक्शन खामोश खामोश सी रही। निकाह के बाद मिशेल को ज़ुबैर के बराबर स्टेज पर बिठाया गया। बाकी छोटी मोटी रस्में हुई। वकार ने उसे बिल्कुल नहीं बुलाया था। अस्सलामुअलैकुम, अलीज़े कैसी हो? माज एक तरफ खामोश खड़ी अलीज़े के पास आकर खड़े होते हुए बोला, वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ? वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मैं तो तुम्हें देख कर ही खुश हो जाता हूँ, वैसे बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, ब्लैक कलर तुम पर काफ़ी सूट करता है। माज उसकी तारीफ़ करते हुए बोला, शुक्रिया। वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर बोली और सामने स्टेज पर मिशेल को देखने लगी। उस्मान ने तुम्हारे घर वालों से बात की है तो तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे तलाक या आयान से कोई मसला नहीं, मुझे तुम अच्छी लगती हो, बस शादी करके तुम्हें पुरसकून ज़िंदगी देना चाहता हूँ। माज अपने दिल के एहसासात बता रहा था। अलीज़े उसकी बात सुन रही थी। तभी उसकी नज़र वकार पर पड़ी जो मिशेल के बराबर बैठा उससे कोई बात कर रहा था, जिस पर वो हंस दी। माज, मैं अभी फ़िलहाल खुद काफ़ी चीज़ों को लेकर डिस्टर्ब हूँ। तुम अपनी फीलिंग्स बता चुके हो, अच्छी बात है। अब मुस्तकबिल में क्या होगा मैं खुद नहीं जानती। अलीज़े बोलकर आबदा बेगम की तरफ चली गई, जो आयान को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, जो बाहर गिरा था। अलीज़े ने उसे अपनी गोद में लिया और चुप करवाने लगी। रुखसती का वक्त हुआ। मिशेल को दुआओं के साए में रुखसत किया गया। गाड़ी तक जाते वो अपना ज़ब्त खो बैठी और वकार को गले लगाकर बहुत रोई, और वहाँ वकार भी खुद पर कंट्रोल खो बैठा। हमेशा से उन चारों बहन भाइयों का बहुत हंसी मजाक वाला रिश्ता था। खुद पर कंट्रोल करके वकार ने मिशेल को गाड़ी में बैठाया और गाड़ी चल दी। डैड, रो मत, ज़ैनब वकार के पास आकर बोली। वकार ने उसे बाजुओं में उठाया और अपने आंसू साफ किए। सभी घर वापस आ गए। थके हारे सभी अपने काम समेटते हुए अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए।
वलीमे का दिन भी बहुत अच्छे से गुजर गया। यूं शादी खुश असलूबी से इख्तिताम पजीर हुई। घर आने के बाद वकार अपना सामान पैक करने लगा और अरूज को ज़ैनब का सामान पैक करने का कहा। वकार, मेरे बच्चे, तू इतने सालों बाद वापस आया है और दूसरे घर में रहने जाएगा, मेरा दिल बिल्कुल नहीं लगेगा। आबदा बेगम उस वक्त रोते हुए वकार के कमरे में आकर बोली। उनके पीछे हाशिम साहब भी थे। अम्मी, जाऊंगा तो अच्छा है, सभी दोबारा से खुशी से रहेंगे। बहुत से लोगों को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा, और वैसे भी ज़ैनब भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है। वकार अपने परफ्यूम्स बैग में रखते हुए बोला, मेरा बच्चा अगर मुझे मिला ही था दोबारा से। सब दरमियान में आ गए। आबदा बेगम रोते हुए बोली तो वकार उन्हें गले लगा गया। अम्मी जान, ऐसे मत करें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वैसे मैं आपको भी साथ ले जाता, अगर पापा को बुरा ना लगे। वो अकेले कैसे रहेंगे? वकार आखिर में शरीर लहजे में बोला तो हाशिम साहब ने उसके सर पर थप्पड़ मारा। मत जा, यहीं रह जा, सब ठीक हो जाएगा। यूं अकेले रहोगे तो सबसे बात भी नहीं हो पाएगी। सब ठीक कैसे होगा फिर? हाशिम साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। पापा, आधे घंटे की ही ड्राइव पर कर लिया है, इतना दूर नहीं जा रहा, सारा इंतज़ाम हो चुका है और आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा। वैसे भी कल से ऑफिस जाना शुरू कर दूंगा मैं। जैनब की अकेडमी में ज़ैनब का अकेडमी में एडमिशन करवा दिया है। अब 1 महीना यहीं रहना है तो अच्छा है, वो भी थोड़ी मसरूफ़ हो जाए और पेपर्स की तैयारी कर ले। अगले महीने के आखिर में उसके फाइनल्स हैं। आयान भी वहीं जाता है, दोनों की वैसे भी अच्छी दोस्ती है। उस्मान को वक्त के साथ एहसास करवाता रहूँगा कि मैं सब सही सच में सही करना चाहता हूँ। वो हल्का सा मुस्कुरा कर प्लान्स बता रहा था। और हमारी बहू, उसको कैसे मनाओगे? हाशिम साहब ने संजीदगी से सवाल किया। वकार को कल वाली बातें याद आई। आपकी बहू को मनाना इतना भी मुश्किल नहीं, 1 महीने बाद वो खुद सबके सामने मुआफ़ करेगी। चलें, अब मैं चलता हूँ। वो सूटकेस को पकड़ते मुस्कुरा कर बोला। हाशिम साहब ने आके बढ़कर उसे सीने से लगाया। वो मुकम्मल बदल चुका था, सालों पहले वाला नहीं रहा था। उसकी शख्सियत में ठहराव सा आ गया था। वो उन दोनों के साथ नीचे आया। ज़ैनब अपना बैग लिए हशमत साहब के पास खड़ी थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था, यकीनन वो जाना नहीं चाहती थी। ज़ैनू, चलें प्रिंसेस, वकार ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसने नफ़ी में सर हिलाते हशमत साहब का हाथ पकड़ लिया। मुझे आगा जी, अरूज पुप्पो और आयान के साथ रहना है। मुझे बोरिंग घर में नहीं रहना। आप तो काम करते रहोगे और मैं बोर होंगी। ज़ैनब मुंह बिसोरते हुए चेहरा मोड़ गई। बिल्कुल, हमें भी ज़ैनब को नहीं भेजना। हशमत साहब भी मुंह दूसरी तरफ करते हुए बोले। प्रिंसेस, वहाँ आपका पर्सनल रूम है, और हाँ, वो गुड़िया वाला बड़ा सा कमरा वो भी है उस घर में। उसके अलावा मरियम भी आ गई हैं, वो आपका इंतज़ार कर रही हैं, अपनी प्रिंसेस से मिलने को बेताब है। वकार ने उसके पास बैठते हुए कहा। आज सुबह ही मरियम भी अमेरिका से आ गई थी। वाकई, चलें चलते हैं। ज़ैनब एकदम रेडी हुई और हशमत साहब का हाथ छोड़ दिया। वो हैरानगी से पलटे। उनके हैरानगी वाले चेहरे को देखकर वकार मुस्कुराया। वकार ज़ैनब को लिए गाड़ी में बैठा और वहाँ उसे छोड़ने उसके माँ बाप और हशमत साहब खड़े थे। बाकी सब अपने कमरों में थे और कुछ काम के सिलसिले में घर से बाहर। अगली सुबह अलीज़े ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आई। सामने नाश्ते की टेबल पर सभी बैठे नाश्ते से लुत्फानंदोज हो रहे थे। आयान अहमद के साथ स्कूल जा चुका था। हशमत साहब कुछ खामोश से थे। उसकी वजह वकार का कल वादे के मुताबिक चले जाना था। अलीज़े चलें? उस्मान अपना नाश्ता ख़त्म करते हुए उठ खड़ा हुआ। अलीज़े उसकी आवाज़ पर खड़ी हुई। नाश्ता करने का वैसे भी उसका दिल नहीं था। परसों से उसका दिल भारी सा था। ज़ैनब के साथ जिस तरीके से उसने बात की थी वो भूल नहीं पा रही थी। वो दोनों ऑफिस पहुंचे। माज, आज दोपहर को राहिम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के साथ जो मीटिंग है उसमें तुम और अलीज़े मेरे साथ जाओगे। उस्मान ऑफिस के हॉल में डेस्क पर बैठे माज से मुखातिब हुआ जो अपना काम कर रहा था। उसने पलट कर रोके कहा, आज की मीटिंग कैंसिल कर दो, क्योंकि अभी हमारा सारा फोकस न्यू कलेक्शन को लॉन्च करने में है। उसकी मीटिंग मैं कंडक्ट करने वाला हूँ। मुझे प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी लोग वहाँ चाहिए। 12 बजे के करीब मीटिंग रूम में आ जाना। तभी हॉल में दाखिल होता वकार आया। तीनों ने उसकी तरफ देखा। वो सूट बूट पहने, हाथ में लैपटॉप का बैग लिए, अभी अभी ऑफिस पहुंचा था। उस्मान की बात सुनकर उसने जवाब दिया, तुम कौन होते हो हमें ऑर्डर देने वाले? उस्मान ने उसके यूं हुक्म जमाने पर गुस्से से कहा। वकार मुतवाजन चाल चलता उसके पास आया। इस प्रोजेक्ट का हेड हूँ। मेरे अंडर जो काम भी होगा उसको पाए तक मील तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है, और अपने काम को कैसे करना है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और दूसरी बात, ऑफिस में हमारे पर्सनल डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए। यहाँ हम कज़न बहनोई नहीं बल्कि एक कुलीग बनकर काम करेंगे।
वो संजीदगी से बोलता उस्मान की बोलती बंद करा गया। उस्मान खुद भी जानता था हशमत साहब ने उसे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ऑफिस भेजा है और ये बात उसी दिन हो चुकी थी। तो अच्छा होगा कि मुझसे दूर रहो, उस्मान दांत पीसते हुए बोला और पलट कर चला गया। मुआज भी उसके पीछे कुछ फाइल्स लेकर गया। वकार ने अलीजे की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। वो 2 कदम चलता उसके करीब आया। बेगम, माना हैंडसम लग रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यूं देखकर नज़र लगा दो। वैसे भी सुना है कि मोहब्बत की नज़र ज़्यादा ख़तरनाक होती है। वो हल्का सा उसके कान के करीब झुका और शरीर अंदाज में बोलकर सीधा हुआ। उसकी हरकत पर अलीजे की धड़कनें बढ़ी। खुद पर कंट्रोल करते अलीजे ने गुस्से से उसे घूरा। वकार उसे आंख मारता हल्के से मुस्कुराकर अपने ऑफिस की तरफ चला गया। अलीजे आसपास देखती खुद को संभाल कर आगे बढ़ गई। अपने कमरे में पहुंचकर उसने बैग टेबल पर रखा और खुद अपनी कुर्सी पर बैठकर उसी की बैग से टेक लगाकर आंखें मूंद गई।